साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मस्ती में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे चुनावी राजनीति के बारे में। यह चैप्टर 3 है, क्लास 9th का बुक हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, जिसमें से कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे चुनावी राजनीति के बारे में। इसमें हमें पढ़ने से पहले जानना होगा कि आखिर इस अध्याय में हम क्या क्या जानेंगे। तो इसमें हमें जानना होगा चुनाव क्यों जरूरी है, चुनाव की प्रणाली क्या है, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। इन तीनों बातों पर हम इसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आखिर चुनाव में, राजनीति में एक दूसरे से परिवार में ही दुश्मन क्यों हो जाता है, परिवार में ही एक दूसरे का दुश्मन राजनीति में क्यों हो जाता है, भाई भाई में ही दुश्मनी क्यों हो जाता है। तो ये चुनाव, ये हमारी राजनीति में दिखाई देता है, प्रतिस्पर्धा दिखाई देता है। तो यहाँ ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव के स्तर क्या है। तो चुनाव के स्तर, सबसे पहले यहाँ समझाते हैं हम। चुनाव के स्तर हमारे देश में 3 हैं। कितने हैं? 3 है। ये मान लीजिए ये पूरा एक देश है। इस पूरे देश में से यहाँ पे एक केंद्र लेवल का चुनाव होता है, केंद्र लेवल का, और दूसरा होता है राज्य लेवल का, और तीसरा होता है स्थानीय स्तर का, स्थानीय स्तर का चुनाव होता है। तो पहले केंद्र में चुनाव कराते हैं हम। यहाँ पे लोकसभा का चुनाव कराते हैं केंद्र लेवल पर, और राज्यसभा का, और तीसरी है राष्ट्रपति। तो वो खैर रहने देते हैं। ये मुख्यतः इसका हम जनता हम चुनते हैं, किसका? लोकसभा के चुनाव कराते हैं। और यहाँ है राज्य में होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। तो इसमें होता है विधान सभा। क्या होता है? विधान सभा। और दूसरी क्या होता है? विधान परिषद। विधान परिषद। विधानसभा का हम चुनते हैं। विधानसभा में जिसे विधायक या एमएलए कहते हैं, उसे हम चुनते हैं और विधानसभा में भेजते हैं। तो ये विधानसभा ही रहने देते हैं। ये सब भी हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखें, तब आपको समझ में ठीक से आएगा। इसको हम पढ़ने से पहले इसको हम बैकग्राउंड की ओर ले जा रहे हैं, थोड़ा पीछे। और तीसरा है स्थानीय स्तर की सरकार। इसमें हो जाता है ग्रामीण चुनाव, ग्रामीण स्तर पर, फिर नगर के स्तर पर, नगरीय इस स्तर पर हम चुनाव कराते हैं, जिसमें मुखिया, वार्ड परिषद, ये सब हम ग्रामीण स्तर पर चुनाव कराते हैं, स्थानीय लेवल पर। यहाँ आप बैकग्राउंड थोड़ा कुछ समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं हमारे देश में चुनाव कराना क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है चुनाव कराने की। क्यों ना हम हमारे देश में ऐसा होता कि हम लोग खुद निर्णय देते हैं, और बहुत सब व्यक्ति को बैठकर चुनाव नहीं कराते, कुछ और नियम होता, और मतलब कि सभी मिलकर निर्णय लेते हैं। क्या जरूरत थी चुनाव कराने? चुनाव कराने की दरअसल इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या अधिक है। तो ये बात सिद्ध नहीं होती है कि अगर जनसंख्या अधिक है तो सबके पास ज्ञान होगा और सबके पास अपना निर्णय लेने में वो सक्षम होंगे। तो अब फिर सवाल आता है कि क्यों ना हम जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, उसको हम भेज देते हैं और वो हमारे लिए नीति निर्माण करे और देश की शासन व्यवस्था चलाए। तो क्या हम उस ज्ञानी व्यक्ति पर इतना भरोसा कर ले कि वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा? इसका जवाब है जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही करेगा। हो सकता है वो हमारे लिए नुकसान भी कर सकता है, वो जनता के लिए नुकसान भी कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों की चुनाव की जरूरत होती है, चुनाव कराना पड़ता है। हम सभी लोगों को सब आम जनता को
मतलब अपने निर्णय के आधार पर वोट देकर चुनते हैं कि हमारे शासन व्यवस्था कौन चलाएगा। इसीलिए चुनाव की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए बहुत सारे जनसंख्या है, मान लीजिए हमारे देश में 130 से 140 करोड़ आबादी है, इसमें से अगर सब लोग एक जगह बैठ जाए, सब लोग एक जगह बैठ जाए तो क्या हम निर्णय कर पाएंगे? और क्या दूसरी बात, क्या सभी व्यक्ति के पास इतना टाइम है कि वो हर निर्णय के लिए वो सभी मौजूद होगा? सबके अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में काम है, वो बोलेगा कि हम जाते हैं, अपना काम है, हमको इससे क्या मतलब है। कौन देश को संभालेगा, कौन शासन व्यवस्था चलाएगा? तो हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना चुनाव कर कर एक प्रतिनिधि चुनते हैं, उस प्रतिनिधि के माध्यम से देश में शासन व्यवस्था का संचालन होगा, इसलिए हमें चुनाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ तक आप जान गए कि चुनाव की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो यहाँ हम लिख चुके हैं चुनाव की जरूरत क्यों है। तो जैसा कि पहले बता चुके हैं, जनसंख्या अधिक होने के लिए चुनाव कराना जरूरी है। तो बड़े समुदाय के लिए हर फैसला पर क्या करा, बड़े समुदाय के लिए हर फैसला करने के लिए समय और ज्ञान हो, ऐसा संभव नहीं है। बड़े समुदाय के लिए हर लोगों को समय और ज्ञान हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारा आबादी है, जरूरी नहीं है सभी को ज्ञान हो, सभी को समय हो, सबके अपने अपने काम है, जीवन में व्यक्तिगत काम है, तो कौन आखिर शासन व्यवस्था चलाएगा। इसीलिए दोस्तों चुनाव कराने की हमें जरूरत होती है। ठीक है भाई, अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। ये लोकतंत्र की बात कर रहा है, यानी कि अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग क्या करते हैं, हम एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, फिर वो प्रतिनिधि शासन करते हैं, किस पर, हम लोगों पर सही दिशा देते हैं। इसलिए हमें चुनाव कराने की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि इस व्यवस्था का नाम है चुनाव। किस व्यवस्था का नाम है चुनाव? तो आइए जानते हैं किस व्यवस्था का नाम है चुनाव। आखिर क्या हम वोट देते हैं तो क्या ये चुनाव हो गया? तो इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, चुनाव कराने के लिए क्या क्या लोगों की इच्छा है कि हम चुनाव करते हैं। चुनाव माने हम चुनते हैं, किसको? सरकार को। तो इसके लिए किस शर्त कहेंगे कि ये चुनाव हुआ? अधिकांश जहां लोकतांत्रिक देश नहीं भी है वहां भी चुनाव होता है, तो क्या हम उसे लोकतंत्र भी मान सकते हैं? नहीं, सिर्फ चुनाव कराना लोकतंत्र नहीं है। और चुनाव कराने के लिए केवल वोट देना ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए बहुत सारे शर्त ये है। प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो। प्रतिनिधि माने जिसे हम चुनते हैं, जिस व्यक्ति को हम लोग चुनते हैं, मान लीजिए इस व्यक्ति को हम चुनते हैं, ये हमको पसंद नहीं है। क्या है मित्रों? ये पसंद नहीं है, तो इसे हमें इस व्यक्ति को हटाने का भी अधिकार है। इस व्यक्ति को क्या है? हटाने का भी अधिकार है। इसको हम चुनाव कहेंगे। मान लीजिए ए व्यक्ति बी व्यक्ति को चुनता है और बी व्यक्ति पसंद नहीं है, तो ए व्यक्ति को उसे हटाने का भी अधिकार है। इसे हम चुनाव कहते हैं। मतलब चुनाव कहते नहीं, चुनाव की श्रेणी में रखते हैं, मतलब चुनाव के लिए शर्तें हैं। तो पसंद ना हो वह अपने पद पर ना बने रहे, ये हमारे चुनाव का नाम है। ऐसा होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करने की पसंद है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। एक नियमित अंतराल के लिए ही हम उसे चुन सकते हैं, ये नहीं कि जिसे हम चुनते हैं वो अनंत काल के लिए हो। जरूरी नहीं है कि वो अनंत काल के लिए हो।
हो सकता है उस परिस्थिति में अगर जनता चाहे कि अपनी इच्छा से वह उस मतलब प्रतिनिधि को पसंद करते हैं तो ज्यादा समय के लिए वो प्रतिनिधि बन सकता है, लेकिन वह निश्चित समय अंतराल पर भी होना चाहिए। मान लीजिए 5 साल के लिए चुनाव होता है तो 5 साल के लिए उसकी सदस्यता, प्रतिनिधिक सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर जनता फिर अगले इलेक्शन में चाहती है कि उस प्रतिनिधि को फिर बनाए रखा जाए तो फिर वोट देकर उसे चुन सकती है। तो ये है चुनाव का नाम। इच्छानुसार उन्हें बदल सके, लोग इच्छानुसार अपने प्रतिनिधि को क्या कर सके, बदल सके, इस व्यवस्था का नाम है चुनाव। अब हम लोग जानेंगे मित्रों कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? आखिर हमारे देश में चुनाव होता है तो हम क्यों कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है? चुनाव तो ऐसे भी हो सकता है। लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? किसी भी देश में लोकतंत्र नहीं भी है, वहां भी चुनाव होता है, तो क्या हम उसे लोकतंत्र कह सकते हैं? नहीं। तो ये चुनाव को एक लोकतंत्र के लिए शर्त है चुनाव कराना, ठीक है। तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए। अब ये क्या होता है सार्वभौमिक मताधिकार? सार्वभौमिक मतलब सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, स्त्री पुरुष दोनों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब ये नहीं कि बच्चों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति को वोट देने का क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। चुनाव में विकल्प, दूसरी क्या है, चुनाव में विकल्प होना चाहिए। चुनाव में क्या होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। मान लीजिए एक चुनाव होता है तो उस चुनाव में मान लीजिए गांव में मुखिया का चुनाव होता है तो उस मुखिया में 2, 3, 4, 5 व्यक्ति खड़े होना चाहिए, उम्मीदवारों की संख्या होनी चाहिए। उस उम्मीदवार में लोगों को विकल्प होना चाहिए, इस व्यक्ति की चुनूं कि इस व्यक्ति की चुनूं, जो उसे पसंद हो उसे चुनने का अधिकार है। तो ये विकल्प होना चाहिए किसको, उम्मीदवारों की संख्या में, लोगों को चुनने में विकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति खड़ा होता है और सभी उसी को वोट देगा, क्योंकि एक व्यक्ति होगा तो सभी तो जिसका मन नहीं भी करेगा वो तो उसी को वोट देगा। लेकिन इस व्यवस्था का नाम नहीं है चुनाव। चुनाव का मतलब है विकल्प। तीसरी बात है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर हो। मान लीजिए चुनाव 5 साल के लिए होता है तो 5 साल के बाद फिर चुनाव होना चाहिए। तो ये चुनाव की हमारे लोकतांत्रिक चुनाव मानने का आधार है। तो चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर हो। चौथी बात क्या है, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए। चुनाव में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। चुनाव कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें कोई धांधली होनी चाहिए। तो ये हमारे लोकतांत्रिक चुनाव मानने का आधार है। अगर आप चुनाव में कहीं देखते हैं धांधली हो रहा है कि किसी के अधिक फेवर में झुका हुआ है तो आप उसे लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते हैं, वो लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ है, ठीक है। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का यानी उम्मीदवार का चयन कर सके। यानी जब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगा तभी तो व्यक्ति स्वतंत्र दिमाग से एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन सकता है अपने स्वतंत्र दिमाग से। और ये भी नहीं कि गांव में, अगर ज्यादातर गांव में हम देखते हैं, और आप लोग अगर गांव से होंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों तो आप लोग जरूर देखिए हुआ, जो व्यक्ति एक गांव में वर्चस्व होता है, जिस व्यक्ति का पहुंच होता है बड़े बड़े व्यक्ति तक, वो क्या करते हैं, मतलब गांव के जो व्यक्ति होते हैं वो सबको बोलते इस पार्टी में वोट डाले। तो ये करना गलत है, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले रहे हैं, उसे
मतलब जबरदस्ती एक तरह से बोला जा रहा है आप इस चीज में चुना, इसका मतलब इस उम्मीदवार को वोट दीजिए, तो ये गलत है। अगर आप लोग इस चीज का शिकार हैं तो उस व्यक्ति को, जो गांव के जो एक प्रमुख व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को बात नहीं माननी, क्योंकि आपको लोकतांत्रिक चुनाव कराने का अधिकार है। तो आज से अगर ये वीडियो देख लिए हैं तो कोई भी व्यक्ति गांव में प्रमुख व्यक्ति की बात मानने से आप इनकार करिए, यही आपसे हमें निवेदन है, ठीक है। तो आज से आप लोग भी संकल्प लीजिए कि हमें किसी व्यक्ति के, मतलब कि किसी व्यक्ति के उसकी बातों में आकर हमें चुनाव किसी को वोट नहीं देना है, बल्कि अपने मन से, अपनी इच्छा से। अगर एक घर में परिवार है, उस परिवार में आपके पिताजी किसी और को वोट कर रहे हैं और आपका मन वहां नहीं करने का, आपका मन कहीं और है, तो आप भी वहीं करिए जहां आपका मन है, क्योंकि आपका स्वतंत्रता है वोट देने की, स्वतंत्र हैं आप, किसी के मतलब कि बाध्यकारी नहीं है किसी व्यक्ति को वोट दिया जाए, चाहे पति पत्नी ही क्यों ना। पति अगर किसी जो व्यक्ति पत्नी को पसंद नहीं उसको वोट दे रहा है तो दीजिए, हम नहीं देंगे उसको। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमें पसंद नहीं है। तो आज से स्मरण रहे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए हैं। अब हम लोग जानेंगे हमारी चुनाव प्रणाली क्या है। इसको मिटाकर लिखते हैं, हमारी चुनाव प्रणाली क्या है। चुनाव की प्रणाली क्या है? हमारी चुनाव की प्रणाली क्या है? तो यहाँ पे आम चुनाव के बारे में जानते हैं। आखिर क्या होता है आम चुनाव और उपचुनाव, ये सब बातें जानेंगे। तो आम चुनाव उसे कहते हैं, मतलब सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग दिन चुनाव होते हैं, उसे हम आम चुनाव कहते हैं। यानी कि एक ही दिन अलग अलग, मतलब एक ही दिन नहीं, एक ही समय अंतराल में अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एमएलए की चुनाव, मुखिया का चुनाव, या मान लीजिए सांसद का चुनाव होता है। हर क्षेत्र में, एक निर्वाचित क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, मान लीजिए स्टेट में, तो उसे हम आम चुनाव कहते हैं। आप लोग ज्यादातर देखते हैं, हम लोग ज्यादातर देखते हैं आम चुनाव के बारे में। जिस तरह ऐसे समझिए कि हम बोलते हैं ना कि आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति मतलब एक सभी व्यक्ति आम व्यक्ति की तरह होते हैं। आम मतलब साधारण, एक सीधा साधा। उसी तरह आम चुनाव मतलब जिस तरह हम देखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। नॉर्मल सा बात है। फिर से जान जाते हैं, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग दिन चुनाव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, आम चुनाव कहते हैं। अब यहाँ है एक उपचुनाव, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। आम चुनाव तो खैर सब देखते हैं, अनुभव करते हैं, सब जीते हैं, लेकिन दूसरी क्या है, उपचुनाव। ये क्या होता है, कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है। कई बार ऐसा अपवाद देखने को मिलता है, एक ही क्षेत्र में चुनाव होता है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर यह इस्तीफा दे देता है, तो वहां पर एक चुनाव कराया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, उपचुनाव। यानी गिने चुने में से एक चुनाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपचुनाव। मान लीजिए एक सीएम को हम चुनते हैं, सीएम माने मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को चुनते हैं। उस मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है अचानक, तो अब क्या किया जाए, तो वहां पे एक चुनाव होता है। मतलब चुनने के लिए बहुत सारे विधायकों की सभाएं होती है, मतलब चुनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। तो आखिर हम जानेंगे चुनाव क्षेत्र के बारे में। क्या होता है चुनाव क्षेत्र? निर्वाचित क्षेत्र क्या होता है? चुनाव क्षेत्र में, चुनाव माने चुनाव करते हैं, उसका क्षेत्र क्या क्या है? तो चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। इन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, इन्हें हम कहते हैं निर्वाचित क्षेत्र। निर्वाचित मतलब हम निर्वाचित कर चुन कर
एक चुनाव के उद्देश्य से देश को बहुत भागों में बांट देते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचित क्षेत्र में बांट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कितनी सीटें हैं, तो वो है 543, जिसमें से 545 था, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन था, अब समाप्त कर दी गई है। अब कितनी बची, 543 सीटें बांट दिया गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को हम क्या कहते हैं मित्रों, हम कहते हैं सांसद। यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए हम निर्वाचित क्षेत्र से हम चुनकर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सांसद। ये कौन से लेवल पर होता है, ये केंद्र लेवल पर होता है। इसी से प्रधानमंत्री हम बनाते हैं। अगर इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज पिछला वीडियो देखिए, तब आपको हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से, विधानसभा माने राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है, विधायक। अब यहाँ जानते हैं प्रत्येक संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचित क्षेत्र आते हैं। ठीक है, प्रत्येक संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचित क्षेत्र आते हैं। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांट देते हैं और छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्रों में हम बांट देते हैं। अब जानते हैं कि आखिर लोकसभा में किसके लिए कितना सीटें आरक्षित है। आरक्षित माने रिजर्व है, क्या है, रिजर्व है। तो आप सब जानते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कुल 543। कितनी है, 543 सीटें हैं। उसमें से सामान्य के लिए कितना है सीटें, 412 और एसटी अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 84 और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 47। ये आरक्षित है लोकसभा में। इसके लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें, तो नहीं, ये किसके लिए है, एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित है। तो ये चैप्टर काफी लंबा है दोस्तों, तो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो को देख चुके हैं तो वो वीडियो देखना कभी ना भूलें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण खजाना है, उसे हम दूसरे पार्ट में है, तो वो देखना कभी ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, आपको बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।